तो जैसा आपको टाइटल से पता ही हो कि हम आज छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज आप सबको सुनाने वाले हैं। तो स्टोरी के संबंध में अगर आपके पास कोई जानकारी या कोई संबंधित कोई रुचि हो तो कृपया चैट करके अवश्य बताएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज जो हम लोग स्टोरी बताने वाले एक्चुअली वो बिरबल से संबंधित है। बिरबल आपने सुना होगा, अकबर बिरबल की कहानियाँ है ना, तो उनसे रिलेटेड है ये। जय जोहार लक्ष्य। आपने आज मैंने एक पोस्ट डाला, उसके बारे में अगर आपकी कोई राय है, कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ चैट करके अवश्य बताएं। हमारी एक नई वीडियो आने वाली है, शादी होगी बर्बादी। तो इस वीडियो के संबंध में आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। या स्टोरी से रिलेटेड कोई जो जो दरबार में एक गुरु रहते थे, तो उनको का दावा था कि उनके जो गुरु हैं वो विश्व के सबसे महान बुद्धिमान आदमी हैं। तो बादशाह अकबर ने सोचा कि क्यों ना उस साधु को बीरबल की जगह रख ले, लेकिन उसके पहले वो उस साधु की परीक्षा लेना चाहता था। मतलब राजा अकबर की चर्चा चारों ओर फैली थी, तो अकबर चाहते थे कि वो बीरबल की जगह उस साधु को रख लें अपने सलाहकार के रूप में, है ना। तो लेकिन उसके पहले अकबर उस साधु की परीक्षा लेना चाह रहा था। बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि वो साधु से कठिन सवाल पूछें। अब उनके जो दरबारी हैं, उनके जो और दूसरे मंत्री हैं, उन्होंने साधु से सवाल पूछना प्रारंभ किया, है ना। एक मंत्री ने उस साधु से प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है। आता हूँ नेटवर्क इशू की कारण। जिसे खोने के बाद कभी पाया नहीं जा सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो जीवन है उसे एक बार कोई आदमी खो दे तो उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। फिर तीसरे मंत्री ने पूछा, रात को सुनाई देने वाला सबसे मधुर स्वर क्या है ना। तो साधु जो वहाँ के जो उनके दरबार में गए हुए थे, अकबर के दरबार में, तो भक्ति की गई रहती, ईश्वर भक्ति है उनके आराधना के लिए जो गान है वो सबसे मधुर स्वर होता है। फिर मंत्री ने पूछा, वह क्या है जिसकी गति पवन से भी अधिक होती है। तो साधु तो सोच में पड़ गए, लेकिन
फिर उसने उसने अचानक उसके दिमाग में ये प्रश्न प्रश्न का उत्तर आया कि इंसान की सोच मतलब मन की गति जो है ना वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है, बहुत तीव्र चलती है। कहा भी गया है कि जहाँ कवि की कल्पना नहीं पहुंच सकती है, या जहाँ पर मतलब सूर्य की गति से भी आवाज साउंड की जो गति है उससे भी तेज मन की गति होती है। मतलब मनुष्य एक सेकंड में ही पूरी धरती के 1000 चक्कर लगा सकती है, मतलब इतना फास्ट है आदमी अगर मन से, तो मन की गति सबसे तेज होती है। फिर मंत्री ने पूछा कि इस धरती में सबसे मीठी चीज क्या है? तो साधु जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि एक बच्चे की मुस्कान जो है बहुत सबसे ज्यादा मीठी होती है। तो इस प्रकार उनसे वार्तालाप चलता रहा। इस तरह जो उनके सारे मंत्री हैं उन्होंने सवाल बारी बारी से पूछ लिया, और साधु महाराज ने क्या किया, उन सभी के जो मन में प्रश्नों का जो अंबार था उसका भली भांति उत्तर दिया। सभी दरबारी जो है ना वाह वाह करने लगे। तो फिर बादशाह अकबर ने सोचा कि उन्हें साधु से और कठिन प्रश्न करना चाहिए। इसलिए उन्होंने साधु से पूछा कि किसी राज्य को चलाने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। क्या हम इंटरप्ट के लिए भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क आज काफ़ी स्लो चल रहा है। तो हम लोग एक स्टोरी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अकबर के राज्य में एक साधु महात्मा जी आए रहते हैं, और अकबर चाहते थे कि बिरबल की जगह उस साधु को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करें, है ना। तो हम आगे देखते हैं कि जो राजा ने उनसे एक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा कि किसी राज्य की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति में क्या होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए? तो साधु ने कहा कि चतुराई, कि राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक व्यक्ति में चतुराई होना बहुत आवश्यक है। फिर बादशाह जो है ना अकबर, उन्होंने साधु से दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल क्या था कि एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? तो अ, साधु महात्मा का उत्तर था कि उस व्यक्ति का स्वार्थ, मतलब उस व्यक्ति के अंदर निहित जो स्वार्थ है वो उस व्यक्ति के सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है ना। मतलब स्वार्थ ही किसी व्यक्ति के सफल होने में सबसे बड़ा रोड़ा है। अब बादशाह अकबर है ना, उनसे फिर एक और प्रश्न पूछते हैं, क्या कोई ऐसा कोई जादुई करिश्मा जानते हो या दिखा सकते हो कि अ, मतलब वो बादशाह अकबर ये जानना चाह रहा था कि उनके पास कोई ऐसी जादुई शक्ति है क्या जिससे वो किसी ऐसे व्यक्ति को अब उनके सामने ला सकते हैं जो वो उनसे दूर हैं। तो साधु महात्मा थोड़ी देर के लिए संकोच में पड़ गए कि महाराजा जो अकबर हैं उन्होंने ऐसा क्या प्रश्न पूछ दिया, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है ना। तो जब जो साधु महात्मा है वो जब उलझन में दिखाई दिए तो अकबर बहुत खुश हुए कि मैंने बहुत कठिन प्रश्न पूछे हैं साधु महात्मा से। तो
बीरबल जो है उस समय राज्य दरबार में नहीं थे, कहीं दूसरी जगह पर प्रवास पर थे। तब उन्हें आज अपने मन की बात कहने का अवसर मिल गया। बादशाह जो बाकी मंत्री रहते हैं उनसे कहते हैं कि आज मुझे बीरबल की बहुत याद आ रही है। तो आप सब लोगों को जानकर हंसी आएगी कि साधु कोई और नहीं जब बल्कि वो बीरबल। समझ में आया कि मतलब जो इतने देर तक उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, उनके सारे कठिन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, वो एक्चुअल में कौन थे? बीरबल ही थे, जो साधु के भेष में महाराजा बादशाह अकबर के दरबार में गए थे। तो दोस्तों से निवेदन है, मित्रों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो चैट करके प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे से। अगर संभव होगा तो बिल्कुल मैं अपने प्रश्नों का उत्तर अपने बुद्धि विवेक के अनुसार देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठंड का मजा ले रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा, मानसी जी को ठंड का मजा ले रही हैं। स्टोरी पर बीर की वो चाहते थे, मतलब जब उनको पता नहीं था कि ये जो जो के साधु हैं वो असल में बिरबल ही थे। तब तक उनको लग रहा था कि काश बिरबल होते तो मैं उनको बताता कि तुमसे भी बड़ा बुद्धिमान मेरे दरबार में बैठा हुआ है। इसलिए वो चाह रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूर में बैठा हो, वो साधु महात्मा जो है ना, उसे उनके पास ले आए, है ना। तो वो इसीलिए चाहते थे कि वो बिरबल को दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति मेरे राज दरबार में आज आए हुए हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि वो बुद्धिमान साधु, वो महाराज, वो संत कोई और नहीं बल्कि उनके राज्य के अपने मंत्री, बुद्धिमान मंत्री बिरबल ही थे, स्वयं बिरबल थे। फिर बादशाह को बिरबल के बारे में जब ये जानकारी मिली कि स्वयं बिरबल ही थे, तो वो बहुत जानकर बहुत उनको खुशी हुई। और उन्होंने जो बिरबल के साथ उनके जो सहायक शिष्य थे, उनको भी बहुत सारा पुरस्कार, स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था। तो थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो दोस्तों, आपको स्टोरी शायद पसंद आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। रात हो गई है, नींद तो आ रही होगी सबको, है ना। लेकिन चलो दूसरी स्टोरी तरफ चलते हैं। अब हम पुराण की ओर चलते हैं। ये धन्यवाद मानसी जी, आपको स्टोरी बहुत अच्छा लगा, जानकर खुशी हुई। तो मैं नेक्स्ट स्टोरी है, पुराण से संबंधित है। इसमें दो राक्षसों की कहानी है। मतलब दो भाई जो राक्षस कुल के रहते हैं, सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई थे। दोनों में बड़ा प्यार था, है ना। सर्दी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को परेशानी हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज सर्दी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। तो दोनों में एक दूसरे में बहुत प्यार था और दोनों दानवीर थे। मतलब वो अगर उनके दरबार में, उनके राज्य में, उनकी सभा में कोई अगर याचक चला जाए
तो उन्हें वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे, है ना। तो फिर क्या होता है कि दोनों ने दोनों शक्तिशाली भी थे, तो उन्होंने मिलकर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। फिर क्या होता है कि उन्होंने देवताओं, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर और इंद्र को भी परास्त कर लिया। अब जो इंद्र को परास्त कर ले, सोचो वो कैसा होगा, है ना। तो वो शक्तिशाली थे तो थे ही, साथ में दानवीर थे। सभी उनके नाम से घबराने घबराने लगे। उनके ताकत के सामने बड़े बड़े जो वीर हैं वो भी नतमस्तक होने लगे थे। फिर क्या होता है, उनसे मुकाबला करने का साहस अब देवताओं में भी नहीं बची रही है। लेकिन क्या था कि देवताओं ने हार नहीं मानी, और उन्होंने क्या किया, क्योंकि हमारे सामने जब मुश्किलें आती हैं तो हम क्या करते हैं कि उनके सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन होना चाहिए कि हमें उनका सामना करना चाहिए। तो सॉरी। तो तो देवताओं ने भी सोचा कि उन जो देवताओं के जो कुल गुरु थे, संभवतः बृहस्पति बृहस्पति गुरु, उनके जो गुरु थे, तो उन्होंने उन लोगों को समझाया कि भाई उन वो राक्षस है, तुम लोग देवता हो, उसके बाद भी तुम्हारी ये दुर्दशा, कायरों की तरह तुम इधर उधर दौड़ रहे हो। उससे अच्छा तुम लोगों को उनसे लड़ते लड़ते मर जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तब उन्होंने उनके जो गुरु थे, उन्होंने एक रास्ता बतलाया उनको। क्या कि अब ताकत का इस्तेमाल बहुत हो गया, हमने शक्ति का उपयोग बहुत कर लिया, क्यों ना थोड़ी अक्लमंदी से काम लिया जाए, है। क्योंकि जहाँ ताकत काम नहीं आता है, वहाँ हो सकता है दिमाग काम कर जाए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि घी घी को अगर आप घी निकालना है तो आप सीधी उंगली डालेंगे तो घी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उंगली टेढ़ी कर देंगे तो घी आपके हाथ में अवश्य आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों को, कौन, सुंद और उपसुंद, उन दोनों को अपने वश में करने के लिए उनके पास एक तिलोत्तमा नाम का कोई व्यक्ति था, उनको भेजा। मतलब हम्म, माफी चाहते हैं। आज जो नेट कनेक्टिविटी है ना, वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। शायद आज इंटरनेट को भी ठंड लग रही, इसलिए वो चद्दर कतरी ओढ़ के सो गया है। और जब उसको लगता है कि गर्मी लग रहा है ना, तब वो ओढ़ता है, और जो ओढ़े रहता है उसको निकालता है, तब नेट कनेक्ट होता है। और जैसे ही ढकता है अपने सिर को, फिर से नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो स्टोरी पर पुनः चलते हैं कि जो देवताओं ने क्या किया कि तिलोत्तमा नाम जो स्वर्ग की अप्सरा थी, उसको मोहित करने के लिए उन दोनों राक्षसों के पास भेजा। क्या होता है कि तिलोत्तमा जो है ना, बहुत सुंदर थी, तो वो उन दोनों के पास जाके नृत्य करने लगी। आज के जैसा नृत्य नहीं, जैसा आप आजकल टीवी में देखते होंगे और सोशल साइट्स पर देखते हो, ऐसे नृत्य नहीं, वो जो क्लासिकल जो डांस होता है ना, उस तरह की जो नृत्य प्रस्तुत करने लगे।
सुंद ने फिर उनका जो बड़ा भाई था सुंद, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किससे? जो आई थी तिलोत्तमा, है ना। फिर क्या होता है कि वो उनके बड़े, जो उनके और छोटे भाई थे, सुंद, उनको भी वो पसंद आ जाती है और वो भी कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो वो जो सुंद है वो बोलता है कि तू करे या ना करे, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, शादी तो मैं ही करूंगा। इस बात पर दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। तो दोनों कहने लगी कि ये मेरी, और वहाँ झगड़े के सिवा और कुछ नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा कुछ नहीं के अलावा कुछ चल रहा है। और दोनों एक दूसरे को मारने पर अड़ गए। क्यों? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो तीनों जो जो अत्यंत शक्तिशाली बुद्धि और दानवीर थे, और अकूत संपत्ति के मालिक होते हुए भी वह अपने आप को नियंत्रित नहीं रख सके। अब हम लोग तीसरे कहानी को चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक कर देवें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी आज की तीसरी कहानी है। एक समय की बात है, गंगनपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था, मतलब एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राजू। गांव में उसके साथ बहुत पटती थी, मतलब बहुत भाईचारा का व्यवहार था उनका सभी के साथ। इसलिए वहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के से रहते थे। राजू जो है ना, वो बहुत लगभग उसकी उम्र हो रही होगी 45 के आसपास। सब लोग उसे नंबरदार, चाचा नंबरदार के नाम से जानते थे। सभी उनका मान सम्मान और सत्कार करते थे, क्योंकि वो सबसे प्रेम से बात करते थे। उनका व्यवहार मिलनसार था। फिर क्या होता है कि उनका जो मकान था, एक छोटा सा मकान था, कहाँ पे? गांव के चौपाल के पास। उसके अंदर, उस चौपाल के पास एक छोटा सा आम का पेड़ था। आम के पेड़ के पास मतलब उस चौपाल के पास जो आम का पेड़ था ना, उस पेड़ पर जो फल लगते थे, उस फल को उस गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे खाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक था, मतलब कोई भी उस पेड़ से फल को खा सकते थे। और जो नंबरदार चाचा, मतलब राजू, जिनका नाम राजू था, वो ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि सब उन्हें पसंद करते थे, और वो बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते करते थे। हर साल जो है वो, जो राजू चाचा है, वो जब गर्मी का मौसम आता था और आम के जो फल है वो पकते थे, तो वो क्या करता था कि गांव के सभी बच्चों को बुलाकर आम की पार्टी करते थे। और विगत पिछले 2 वर्षों से उनकी यह परंपरा टूट गई थी। क्यों?
अब कारण जो भी रहा होगा उसको आगे देखते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि वो 2 साल से जो इतने दिनों से जो वो परंपरा चली आ रही थी उसको वो निभा नहीं पा रहे थे। तो जो उस गांव के जो बच्चे थे वो उनकी इस घटना से, उनके इस कार्य से बहुत दुखी थे। परंतु वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे कि जो वो चाचा है उनको दु, दुखी करे, ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे। और उनका गांव में रौब भी इतना था, मतलब वो काफ़ी शक्तिशाली, मतलब ताकतवर भी थे। और उन गांव में उनकी अच्छी पकड़ थी। पहले साल तो क्या है कि बच्चों ने देखा कि जो चाचा है उन्होंने आम आम के लिए बच्चों को नहीं बुलाया, दूसरे साल भी नहीं बुलाया। और तीसरे साल क्या था कि जब आम का सीज़न आता है, जब आम में बौर लगता है, तो देखते हैं कि आज जो उनके चाचा हैं वो गांव में नहीं थे। तो क्या होता है कि सब बच्चे, जो गांव के जो बच्चे ना, बहुत दुखी हो गए। और उन्होंने क्या किया कि जो आम का जो बोर लगा था ना, उस पर पत्थर फेंक फेंक के सारे जो उनके फूल हैं सबको तोड़ डाले, गिरा दिए वहीं। क्योंकि वो दुखी थे। क्यों दुखी दुखी थे वो सारे बच्चे? क्योंकि उनके जो चाचा हैं उनको आम पिछले 2 सालों से आम की पार्टी नहीं करवा रहे थे। और क्या हुआ कि आप लोग जानते हैं कि गांव में या जो बच्चे रहते हैं ना, वो आम का जो फूल रहता है जिसे बौर बौर बोलते हैं, उसको खाते भी हैं। तो क्या 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 करने लगे, जितने बच्चे हैं ना, वो उस आम के फूल को उठा उठा के अपने घर ले गए। अब चाचा को इस बात का पता चला कि सारे जो आम के में जो फूल लगे थे उसके उसे गांव के बच्चे पूरे गिरा दिए हैं। तो उनको गुस्सा आया, लेकिन अब क्या करे, कोई रास्ता था ही नहीं था। और वो अच्छे मौके की तलाश करने लगे कि कैसे इन्हें सबक सिखाया जाए। फिर तीसरे साल का आम का मौसम आता है। अब क्या करते हैं कि राजू चाचा, जो चाचा है वो पूरे गांव में अनाउंस करवाते हैं कि आज चाचा के घर में आम की पार्टी है। और वो सारे आम कहाँ से मंगवाए गए थे? बाजार से। और इस इस घोषणा को सुन के वहाँ के जो सारे बच्चे वो बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि जो उनके चाचा थे उन्होंने पिछले 2-3 सालों से आम की पार्टी नहीं दी थी। तो इस बार क्या किया उन्होंने, कुछ जो आम उस पेड़ पर पके थे उससे और कुछ बाजार से मंगवा कर बच्चों को आम की पार्टी दिया, है ना। अगर कमेंट करती रहिए दोस्तों, कैसे हमें मोटिवेशन। क्या नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण आज हम ज़्यादा देर तक लाइव नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं, एक आध 2 मिनट और आपके साथ चर्चा करते हैं। हाँ, या हमारी जो आने वाली जो नई स्टोरी है, शादी होगी बर्बादी बर्बादी, अगर उनसे संबंधित कोई प्रश्न है, कोई टॉपिक रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में चल रहा हो कि स्टोरी कैसा है, उस पर आप कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अभी अभी जुड़ने वाले मेरे मित्रों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल, वो आपका भी है, मेरा तो है ही नहीं, वो आप हम सभी का चैनल है,
तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और वो घंटी जो किनारे में जो घंटी रहता है ना, उसको दबाना ना भूलिए। इससे क्या है, आपको हमारी जो नई वीडियो आएंगी ना, उस आप सबसे पहले उसको उसको देख पाएंगे। धन्यवाद मानसी जी। तो अगर आपको कोई थैंक यू। अगर आप मैंने जो पोस्ट आज अपलोड किया है, उस पोस्ट से रिलेटेड आपके पास कोई प्रश्न है तो अवश्य आप मेरे से पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि उस जो आने वाली वीडियो है उसमें ये जो पार्ट है वो डलना चाहिए। थैंक यू निम्मी जी। अगर आप में कोई प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो कल हम कोशिश करेंगे कि थैंक यू। ठंडी और बढ़ रही है, तो दोस्तों आज का लाइव हमारा यहीं तक के लिए था, क्योंकि आज ठंडी ज़्यादा है और नेट कनेक्टिविटी जो है ना वो बार बार परेशान कर रहे हैं। उम्मीद है कल हम इसे दुरुस्त करेंगे और अच्छे विषय के साथ आप लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, ठंड से बचिए, ओढ़ने का, बिछाने का, जो ठंड से आपको बचाए ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करिए। आग जलाइए अगर संभव है तो। अगर हीटर का, रूम हीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो कृपया उसे बंद कमरे में ना करें। दरवाज़ा खिड़की खोल सकते हैं थोड़ा, तो सुरक्षित रहिए घर पर, और अनावश्यक ठंड में बाहर घूमने से बचें। मॉर्निंग वॉक जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है, जो 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, वो अत्यधिक ठंड में जाने से बचे, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो संभव हो तो सूर्य उदय के पश्चात ही घर से बाहर निकले और वॉक पर जाए। अगर आपको वॉक पर जाना ही है तो शाम को जाइए, और अच्छे से नाक, कान, नाक ढकिए। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू जुड़ने के लिए। ख्याल रखिए अपना। बाय दोस्तों।